जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी सुस्ती ही छाई हुई थी, कोई भी काम करने का दिल नहीं था चाह रहा। काम ख़त्म करने या इन्हें निपटाने के लिए कभी कभी सुस्ती को बाय बाय कहना पड़ता है। ये वाइट पर्ल के चावल थे जो फ़र्स्ट टाइम ट्राई के लिए लेके आई थी। ये 5 केजी का सैक था, इन्हें निकाल के मैंने डिब्बे में डाल लिया। डिब्बे में डालने से थोड़ी तसल्ली रहती है कि बाहर से कोई कीड़ा वगैरह एंटर ना हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों में कीड़ा लगता है, लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ होती है कि फिर बाद में अफसोस नहीं होता। ये हैं जी यहाँ के मोटे चावल। बासमती चावल डिब्बे में डालते हुए मुझे इनका ख्याल आ गया कि मैं इनकी खीर बना लेती हूँ। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ मोटे चावल होते हैं, हमारे बासमती चावल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में तो इन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। हमारे बासमती चावलों का तो कोई जवाब ही नहीं, वो बहुत ही खिले खिले से बनते हैं, लेकिन जब इन्हें पकाया जाता है तो ये बस जैसे लई सी और जुड़े से होते हैं। खीर तो हमारे बासमती चावलों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, लेकिन मोटे चावलों की खीर नॉर्वेजियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नॉर्वेजियन कल्चर में ये खीर दिसंबर और ख़ास तौर पे क्रिसमस के दिनों में बहुत शौक़ से बनाई जाती है। ये हमारी खीर से बिल्कुल मुख्तलिफ बनती है और इसे खाया भी एक ख़ास अंदाज के साथ जाता है। बनाने के लिहाज से ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस इसे पकाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए होता है। पहले चावलों को वॉश करके उनके ऊपर से मैल वगैरह उतार ली जाती है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के चावलों को पकाते हैं। इसके बाद दूध डालने, चावल गलने और खीर को गाढ़ा होने तक पका लिया जाता है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गंद जमा हो गया था, सारी चीज़ें मैं बस नीचे ही फेंकती जा रही थी। चावलों का जो पैकेट खाली हुआ, उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लेक्स डिब्बे में डाले। इसके अलावा जूस वगैरह के डिब्बे थे, ये सारी चीज़ें अब फेंकने वाली हो चुकी हैं। नाश्ते में मैंने सिर्फ ब्रेड का एक स्लाइस खाया था, अभी मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने अपने लिए एवोकाडो काट लिया। खीर पकाने के लिए वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें दूध मौजूद होता है जो नीचे लगने का खतरा होता है। दूध अगर नीचे लग जाए तो इससे टेस्ट भी खराब और सारी मेहनत भी ज़ाया। पकाते टाइम इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जाती, ना कोई नमक और ना ही चीनी वगैरह। बस चावल जब अच्छी तरह से गल जाए और ये काफ़ी गाढ़ी सी हो जाए तो बन के तैयार हो जाती है। फिर इसके ऊपर शुगर, दालचीनी पाउडर और बटर डाल के खाया जाता है। अभी गार्डन की साइड पे मैं अपने पौधों की खैर खबर लेने आ गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से सिट्रस काफ़ी बड़ा हो रहा है और यहाँ पे मैंने ये एक टहनी को प्रोपोगेट किया हुआ है, इसकी भी जड़ें निकलनी शुरू हो चुकी हैं। सर्दी आने लगी है तो बस इन्हें 1-2 दिन तक मैं उठा के अंदर ले जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही छोटी सी शिमला मिर्चें भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। ये आई थोड़ी सी लेट ही हैं, पता नहीं अब बड़ी होंगी या नहीं, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। इन्हें अंदर लेके जाऊंगी तो फिर पता नहीं कैसे ग्रोथ होगी इनकी। और जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे से सेब जो बहुत थोड़े से पक चुके हैं। ये हैं तो थोड़े से, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अपने घर की चीज़ की खुशी ही और होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो सबसे प्यारा सेब था वो मैंने सबसे पहले उतार लिया है। ये सारे के सारे सेब ही प्यारे होने थे, बस जब स्टार्ट में इनके ऊपर फल आया था तो फिर एक दिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई, जिसकी वजह से कुछ सेब डैमेज हो गए। कुछ सेबों के ऊपर ही थोड़े से निशान आए हैं, बाकी ये अंदर से बिल्कुल ठीक हैं। जो 2 सेब कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाए थे वो बिल्कुल और किस्म के हैं, वो जल्दी पक जाने वाले हैं, लेकिन ये सेब थोड़े से लेट पकते हैं। इस सेब के ऊपर भी थोड़े से निशान आए हुए हैं, ये बस ऊपर से थोड़े से नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पौधा बहुत पतला सा है। जब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले तो इसकी टहनियाँ ही साथ में अटक अटक के इनको थोड़ा सा डैमेज कर देती हैं। अभी मेरा दिल नहीं था चाह रहा कि मैं इन्हें तोड़ूँ, मेरा दिल यही था कि ये ऊपर लगे रहें। इन्हें देख देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये अगर ज़्यादा पक गए तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और दूसरा सर्दी आने वाली है, शायद उसकी वजह से भी ख़राब ना हो जाएं, इसलिए बेहतर है कि इन्हें अभी से उतार लिया जाए। हाँ जी, तो अब रेडियो वाले की तरह मैं आवाज़ लगाती हूँ, सेब ले लो जी सेब। ये देखें माशाल्लाह से हमारे अपने गार्डन के बहुत प्यारे से सेब। यूँ ही मैं सेब उतार के अंदर आई तो बच्चों के लंच का टाइम हो रहा था, बच्चों को भूख लगनी स्टार्ट हो गई। उनके लिए मैं फिंगर फिश बनाने लगी हूँ। मैंने उन्हें बोला कि मैंने तो आपके लिए खीर बना के रखी है, लेकिन कहने लगे कि वो हम बाद में खाएंगे, पहले हमें कोई और चीज़ खाने के लिए दे दें।
कभी कभी बच्चे खाने को भी इतना मुश्किल बना देते हैं। मेरा दिल था कि वो कोई स्लाइस वगैरह खा ले, लेकिन उनका दिल था कि कुछ और ही खाएं। जब मैंने फिंगर फिश बनाने के बारे में पूछा तो फिर बड़ी जल्दी से उन्होंने हामी भर ली कि हाँ जी, वो तो खा लेंगे। ये चली गई हैं पकने के लिए ओवन में। थोड़ी देर में जब तक ये पकती हैं, मैं बेटे को सेब काट के देने लगी हूँ। ये पहले वाला सेब है जो उस दिन मैंने उतारा था, अभी तक खाया ही नहीं था गया। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अंदर से भी देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश है और बहुत ही ज़्यादा जूसी भी है, और खाने में ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मीठा था। ये वाले सेब आजकल नॉर्वेजियन मार्केट में भी सेल होने के लिए आए हुए हैं। ये इतना प्यारा था, सच बताऊं तो यकीन मानने कि इसे खाने का दिल नहीं था चाह रहा। मैंने बस साइड पे रखा हुआ था कि थोड़े दिन इसे देखती रहूंगी। लेकिन आज जब दूसरे वाले उतारे हैं तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसे खाना चाहिए, इससे पहले कि ये रखा रखा ख़राब हो जाए। खीर पकाने के बाद मैंने बर्तनों वाली मशीन भी चला दी थी। अब ये धुल चुके हैं और खुश्क भी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें निकाल लेती हूँ। कभी कभार काम भी ऐसे ही होते हैं कि एक करके ख़त्म नहीं होता, दूसरा फिर सर पे खड़ा होता है। इन कामों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा काम होता है वो होता है अम्मी और अब्बू को फ़ोन करना, उनकी खैरियत मालूम करना। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अम्मी और अब्बू दोनों की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब्बू जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अम्मी भी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी खैरियत से हैं, लेकिन बस अब ये है कि उनका चलना जब स्टार्ट हो जाएगा तभी पूरी तरह से तसल्ली होगी। मेरी अम्मी की फ़िज़ियोथेरेपी तो माशाल्लाह से रूटीन से जारी है, लेकिन ज़ाहिर है वो फ़िज़ियोथेरेपी कितना काम करती है और करने वाले कैसा काम करते हैं, ये डिपेंड करता है। हम उनसे बहुत दूर हैं, इसलिए देख भी नहीं सकते कि वहाँ पे उनकी कैसी इम्प्रूवमेंट हो रही है और काम करने वाले कैसा काम कर रहे हैं। अभी यूँ कह लें कि बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक से उम्मीद लगा के ज़िंदा हैं। अपने रब्बे करीम से उम्मीद भी है और उससे दुआ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले की निस्बत माशाल्लाह से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आगे भी यही उम्मीद है कि जो तकलीफ़ थोड़ी सी रह गई है वो भी अल्लाह पाक ख़त्म करेंगे। अभी ये सेब उतारते हुए मैं अपनी अम्मी जी को वीडियो भी दिखा रही थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारे इस पौधे पे सेब लगे थे तो सिर्फ 2 ही सेब आए थे, और उस टाइम पे अम्मी यहाँ पे हमारे पास थी। उन्हें याद था कि फ़र्स्ट टाइम 2 सेब लगे थे। अब मुझसे पूछ रही थी कि इस दफ़ा कितने लगे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि इस दफ़ा हमारे 13 सेब लगे थे। पहली दफ़ा 2 लगे थे, पिछले साल 11 लगे थे, और इस दफ़ा माशाल्लाह से 13, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा लगेंगे। मैं अम्मी को दिखा रही थी कि ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा जूसी हैं, और अम्मी कह रही थी कि मुझे याद है ये वाकई बहुत ज़्यादा जूसी थे और मीठे भी थे। ये मैंने कोफ्ते बनाने के लिए बीफ का कीमा निकाल लिया है जो तकरीबन आधा किलो के करीब था। इसमें जस्ट सिंपल मसाले मैंने डाले हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा सूखा धनिया और पिसा ज़ीरा। इसके अलावा बारीक चॉप की हुई प्याज, और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया था। इसके अलावा 2 टेबलस्पून नॉर्मल रोटी बनाने वाला मैंने आटा डाला था। कुछ लोग बेसन भी ऐड करते हैं या फिर भुने हुए चनों का पाउडर, लेकिन मैं आटा ही डालती हूँ। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इनके मैं कोफ्ते बना लूँगी। साथ ही मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, बल्कि लाइट सा कलर दे के इन्हें निकाल लिया है। इन्हें बारीक पीसने के लिए मैंने ब्लेंडर जग में डाल लिया है, और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ग्रेवी बनाने के लिए मेरा मसाला तैयार हो चुका है और साथ ही कोफ्ते भी बन गए हैं। मैं प्याज हमेशा फ्राई करके ही उन्हें बारीक पीसती हूँ। अगर कच्चे प्याज ही पीस लिए जाएं तो उन्हें जितना मर्जी पकाए मसाले की वो लुक नहीं आती जो कि फ्राई किए हुए प्याज़ों की आती है। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसमें 1-2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पकाया। फिर प्याज और टमाटर जो ब्लेंड किए थे वो डाल दिए हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून दही डाला, और उसके बाद सिंपल मसाले नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, ज़ीरा डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था। मसाला भून जाने की निशानी ये होती है कि ये अपना ऑयल छोड़ देता है, मसाला और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर कोफ्ते डाल के बहुत ही नरम हाथों से मैंने हिला लिया था। कोफ्तों के अंदर हल्का हल्का सा चम्मच चला के मैंने इन्हें पकाया था ताकि ये टूट ना जाएं। जब कोफ्ते भी मसाले के अंदर थोड़े से भुन गए तो फिर मैंने पानी ऐड कर लिया था ताकि शोरबा सा तैयार हो जाए। इन्हें पकने के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, और साथ ही नान बनाने के लिए मैंने पेड़े भी तैयार कर लिए। जिस बोल में मैंने नान का आटा गूंदा था उसी के ढक्कन में मैंने पेड़े बना के माइक्रो में रख दिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह से कोफ्ते बन के तैयार हो गए। तो फिर इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी और धनिए की बजाय मैंने पुदीना डाल दिया था। कोफ्तों की ग्रेवी मेरी पसंद के मुताबिक ठीक हो चुकी है। उन्हें बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे रख दिया और साथ ही नान बना लूँगी। नान माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं क्योंकि इनका आटा बहुत अच्छी तरह से फूल चुका था। कोफ्तों की लुक देख ले माशाल्लाह से परफेक्ट आई है। इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्मूथ सी बनी थी और कोफ्ते माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ना तो ये सख्त बने थे और ना ही बहुत बिखरे बिखरे। कोफ्तों में मैंने बॉयल अंडे भी डाल दिए थे। अब इनकी सर्विंग का टाइम आ गया है तो मैंने थोड़े से अंडे कट करके इसके अंदर रख दिए हैं। खाना बनाते टाइम हर चीज़ की वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश तो की थी जितना ज़्यादा हो सके क्लिप बना लूँ। ये देखिए माशाल्लाह से नान बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही फ्लफ़ी नरम से बने थे। खाना खाने के बाद हम बाहर के काम निपटाने के लिए आ गए थे। ये देखिए ये वही नई वाली गाड़ी है जो हमें उस दिन मिली थी। ये अभी तक हमारे कब्ज़े में है। ये हुंडई की 100% इलेक्ट्रिक कार है। जब हमारी गाड़ी सर्विस पे गई तो सर्विसमैन ने बोला कि आपको नई गाड़ी मुबारक हो। ये गाड़ी अभी अभी फैक्ट्री से आई है और ये पहले आपने ही चलानी है। तो बस मुझे सिर्फ इसी बात की खुशी हो रही थी कि ये गाड़ी फैक्ट्री से आते ही फ़र्स्ट टाइम हमें मिली है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अपनी गाड़ी भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन यह कि 3 साल पुरानी हो चुकी है। अभी भी हमें ऐसे ही लगता है कि अभी अभी खरीदी है जी। तो ये है हुंडई अक्यूनिक 5। मैंने सोचा कि आपको भी इसकी रूनुमाई करवा देती हूँ। अभी यहाँ पे हम आए थे पौधों वाली दुकान पे। अपने हस्बैंड को मैं बहुत ज़बरदस्ती खींच के लाई थी क्योंकि उनका यहाँ पे आने का दिल नहीं चाहता और मेरा दिल ये होता है कि मैं बस यहीं पे रहूँ। ये देखें जी इतने सारे डिज़ाइनों वाले पम्पकिन्स। पाकिस्तान में तो शायद ये सिर्फ पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ से हमने खाद लेनी थी। अब चूँकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने लगा है तो जो बाहर पौधे रखे हुए हैं उन्हें मैंने अंदर लेके जाना है। और जी ये देखें, ओए होए होए, मुझे तो पता नहीं क्या नज़र आ रहा है। ये है जी ओलिवन ट्री जिसकी कीमत है 15,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स। 15,000 क्रोन्स को अगर आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके होश खुद ही उड़ जाएंगे कि एक दरख्त की कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी बनती है। आपने 15,000 को 18 से मल्टीप्लाई करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये पाकिस्तानी कितने लाख बनते हैं। बस जी तो यहीं तक था आज का व्लॉग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे अम्मी अब्बू के लिए भी खसूसी दुआ कीजिएगा। मैं आप सब के लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।